हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। तो आज हम लोग जो है वो ओएनजीसी और जो बीआरओ की वैकेंसी आई है, इन दोनों की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी दो सीरीज़ पहले से भी चल चुकी है। तो इन्हीं के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो है हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो जो बच्चे ओएनजीसी का पेपर देने जा रहे हैं और जो बीआरओ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो आप हमारे चैनल के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वेल्डर ट्रेड थ्योरी की पूरा कंप्लीट कोर्स हमने जो है अपलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे वेल्डर ट्रेड थ्योरी, ये वाला फुल कोर्स है। यहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस जो हैं वो थ्योरी मिल जाएंगी, जो मैंने वाइट बोर्ड पे अच्छे से कवर कराया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव सेशन हैं, अगर अभी आपके पास टाइम कम है तो आप ऑब्जेक्टिव वाला सेशन ले लीजिए। उसके बाद जो लोग बीआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग थ्योरी मेरा पूरा देखने के बाद ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे तो उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। बाकी मेरे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराने का तरीका जो है, मैं जो पहले भी करवाया हूँ वो भी इसी तरीके से करवा रहा हूँ, पूरा डिटेल में डिस्कस करके एक एक ऑप्शन को। ठीक है। वहीं पे जो है आपकी थ्योरी क्लियर करने की भी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ओएनजीसी की दो सीरीज़ हो चुकी है, बीआरओ की। तो बीआरओ और ओएनजीसी इनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। ठीक है। तो अभी आज यहाँ पे हम लोग ये आप देख रहे होंगे डिस्कस करने वाले हैं जो, तो ये लिखा हुआ है तकनीशियन बी वेल्डर पद कोड 20 के चयन हेतु लिखित परीक्षा। ठीक है। तो ये जो है टेक्नीशियन के लिए ही परीक्षा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिटन टेस्ट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी वेल्डर। ठीक है। ये क्वेश्चन बुकलेट संख्या होती है ए नंबर, 60 क्वेश्चन है टोटल इसमें, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसका ये जो पेपर हुआ था ये 21/4/2018 को हुआ था, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिला था। बट पेपर जो है वो आपका 1 घंटे का ही है। ठीक है। बहुत सिंपल पेपर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं पेपर में, और ये जो है पेपर का कोड लिखा हुआ है, बुकलेट संख्या आपको भी मिलेगी। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो लोग इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग देख के ही जाएंगे एग्जाम देने। ठीक है। अभी जो लोग लेट से देख रहे हैं, मान के चलिए कि आप एग्जाम से एक दिन पहले मेरी वीडियो पहुंच पा रही है आपके पास। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी सारे बच्चों तक जो है मेरी वेल्डर ट्रेड के जितने स्टूडेंट हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच ही नहीं पाती है। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि अगर 2 दिन पहले भी मेरी वीडियो आपके पास सामने आती है तो आप लोग जितने भी 7 से 8 लेक्चर मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं उसको 1.25 स्पीड पर जो है आप लोग देख लेंगे जल्दी से। ठीक है। वहाँ पे मैं जो है आपकी थ्योरी क्लियर कराने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के मामले में फ्लक्स, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग द फ्लक्स। अब देखिए, सबसे पहले हमको आर्क वेल्डिंग को समझना होगा और फ्लक्स को समझना होगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं हमारे साथ वो आर्क वेल्डिंग को भी समझ रहे होंगे और फ्लक्स को भी समझ रहे होंगे। हमारे साथ जो है एक स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं, शिव कुमार जी। मैं आपको बता दूं उन्होंने हमारी पूरी थ्योरी क्लासेस ली हैं और उनको एक एक चीज़ें जो है वो ज़ुबान पे रटी हैं। अभी उनको ये पेपर मैं दे दूं तो आसानी से इसको पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे पूरा। अगर आपने मेरी ऑब्जेक्टिव भी देखी हुई होगी पूरी सीरीज़ तो भी आप जो है पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आर्क वेल्डिंग के बारे में हम आपको बता दें कि आर्क वेल्डिंग जो होती है, आर्क वेल्डिंग वो जो है वो होमोजीनियस वेल्डिंग का एक प्रकार होती है। ठीक है। बहुत बार बात कर चुके हैं उसके बारे में, तो अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आर्क वेल्डिंग में क्या आती है, जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, टीआईजी हो गई, एमआईजी हो गया। ठीक है। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये 3 से 4 वेल्डिंग जो होती हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग वगैरह, ये सारी वेल्डिंग जो है वो किस में आती है, आर्क वेल्डिंग में आती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग द फ्लक्स, अब ये पूछ रहा है कि आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है यूज हम लोग करते हैं, उस इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स होता है वो बाहर से, यानी कि पाउडर के रूप में उसको बाहर से प्रयोग किया जाता है, या उसके इलेक्ट्रोड पर विलेपित किया जाता है, या फिर फ्लक्स का उपयोग हम लोग करते ही नहीं हैं, या इनमें से सारे ऑप्शन गलत हैं। तो देखिए, अब ये भी समझना होगा आपको कि फ्लक्स क्या होता है। आर्क की आप प्रिंसिपल देखेंगे तो आर्क में क्या होता है, विद्युत सप्लाई के थ्रू हम लोग, जैसे लाइट आप कहीं जाते हैं, चार्जर वगैरह फंसाते हैं प्लग में, तो एक चिंगारी जैसी निकलती है ना आर्क, उसी आर्क से हम लोग जो है वो हीट डेवलप करते हैं, ऊष्मा डेवलप करते हैं और गर्माहट आती है पदार्थ में, मटेरियल में, जिससे हम लोग वेल्डिंग कर ले जाते हैं। ये बेसिक थ्योरी की बात है, आप वहाँ पे हमसे देख लेंगे, क्लासेस में हमारी देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। अब फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान चले जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उस इलेक्ट्रोड की रक्षा के लिए हम लोग उसमें फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। ठीक है। ये मार्कर पेन हमारा थोड़ा सही से नहीं काम कर पा रहा है। हाँ, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग उसमें फ्लक्स की कोटिंग करते हैं।
अब फ्लक्स की कोटिंग हम लोग करते हैं क्यों है, देखिए आर्क ब्लो न जो है एक समस्या होती है, उसको तो बचाता ही है, ठीक है, उसको तो बचाता ही। आर्क ब्लो का मतलब क्या होता है कि हमारी जो आर्क है, जो हमारी फ्लेम है, आर्क है जो भी है, वो अपने पथ से विचलित हो जाए मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, हवा के कारण, तो उसको जो है बचाने काम करता है। बट उसके साथ साथ फ्लक्स जो होता है वो ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है। ऑक्सीडाइजेशन, ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है। यानी कि जब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा, बाहर की हवा जो है अंदर आकर के रिएक्शन नहीं कर पाएगी किसी प्रकार से। अब देखिए होता क्या है, ये मान के लिए आपका इलेक्ट्रोड हो गया, बाहर से हमने इसमें क्या कर दिया, फ्लक्स लगा दिया, ठीक है। अब फ्लक्स क्या हुआ, ये जब गलेगा इलेक्ट्रोड आपका, तो ये जो है बाहर से शील्डिंग प्रदान करेगा, बाहर से क्या करेगा, रक्षा प्रदान करेगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोड पिघल के गिर रही है उसमें किसी प्रकार की हवा बाहर से ना पाए, ऑक्सीडाइजेशन ना कर पाए। तो देखिए जो पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो हम लोग इसमें नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा ब्रेजिंग होता है, ब्रेजिंग जो होती है हमारी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग पेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं ना फ्लक्स को। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर हम लोग क्या करते हैं, विलेपित करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पे क्या करते हैं, फ्लक्स को इलेक्ट्रोड पे जो है कोटेड करते हैं, यानी कि कोटिंग कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो है, अब थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मूल धातु की धातु विज्ञान की संरचना को किसके द्वारा बदल दिया जाता है। तो देखिए मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल का मतलब हो गया कि मूल धातु जो होती है, बेस मेटल जो होता है, उसको हम लोग किससे बदलते हैं, तो उसको हम लोग बदलते हैं किसके थ्रू, वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है। उसको वेल्डिंग कर देते हैं जिससे जो है वो उसकी धातु विज्ञान की संरचना जो है वेल्डिंग से ही बदल सकती है। देखिए ब्रेजिंग से बदलेगी नहीं। देखिए किसी भी धातु विज्ञान की अगर संरचना को आपको बदलना है तो उसको पूरी तरह से आपको मेल्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह से उसकी जो है उसको जो है गलाना पड़ेगा। तो वो गलाने की पूरी तरह से जो क्षमता होती है वो सिर्फ वेल्डिंग में होती है, वेल्डन में होती है, ठीक है। वो भी सिर्फ किसकी, धातु की, मूल धातु की, ठीक है। ब्रेजिंग वगैरह क्या होती है, वो नॉन मेटल में भी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, गैर मेटालिक धातु में होती है। लेकिन वेल्डिंग जो होती है वो मेटल में हम लोग परफॉर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक जो है क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे हमारा धातु जो है वो गल जाता है और उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी सोल्डिंग वगैरह आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वोत्तम वेल्डनीयता है। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा धातु ऐसा है जो बेस्ट वेल्डाइबल होगा, यानी कि कौन सी धातु ऐसी होगी जिसकी वेल्डिंग जो है बहुत बढ़िया होगी। तो कोई भी धातु की वेल्डिंग तभी बढ़िया होगी जब उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या हो, कम हो, और आयरन की मात्रा अधिक हो। ये मूल मंत्र है वेल्डेबिलिटी का, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कार्बन की मात्रा सबसे कम करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन की मात्रा जो है कार्बन स्टील में कम है, ठीक है। कार्बन स्टील में कितनी होती है कार्बन की मात्रा, तो 0.15 से लेकर के 1.5% तक जो है वो कार्बन होता है, बाकी सारा क्या होता है, बाकी आयरन होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो है जो कास्ट आयरन हो गया, अगर ये क्यों गलत हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है 1.5% से अधिक जो है वो कार्बन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कार्बन आपको सबसे कम रखना है। तो मेरे दोस्त अब क्या है कि अगर आयरन है आपके पास तो इसका मतलब प्योर आयरन ही आयरन है वो, ठीक है, उसमें जो है किसी प्रकार का जो है कार्बन है ही नहीं है। तो जितना अधिक आयरन होगा उतना ही वो जो है आसानी से वेल्डिंग उसकी हो पाएगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब ये जंग रोधी इस्पात क्या होता है तो ये भी स्टील है, तो इसका मतलब कार्बन तो इसमें रहेगा ही, साथ में इसमें क्रोमियम भी आ गया, ठीक है। क्रोमियम ऐड करके हम लोग जो है उसको स्टेनलेस बना देते हैं। क्रोमियम जब कभी किसी मटेरियल में, स्टील में हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो जो है जंग से लड़ सकता है, उसमें जंग जल्दी से नहीं लगता है। तो सबसे बात आपको ध्यान रखनी है, कार्बन परसेंटेज सबसे कम रखनी है और आयरन की मात्रा सबसे अधिक रखनी है, तो वही मटेरियल हमारा आसानी से बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल्ड होगा। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे लोहा ना दे करके अगर आपसे पूछता, ये लोहा की जगह पे बी ऑप्शन दे देता, क्या, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, तो ये भी सही हो जाता, क्योंकि जो सबसे
अधिक अच्छा वेल्डेबल होता है वो लोहा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका लो कार्बन स्टील ही होता है, क्योंकि लो कार्बन स्टील में क्या होता है, सिर्फ 1.15 जो है वो पाया जाता है, ठीक है, यानी कि 0.15% ही कार्बन पाया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया है कि कार्बन सबसे कम रहेगा, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो सर्वोत्तम वेल्डनीयता के लिए सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर होंगी, तो वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगलन वेल्डन का उदाहरण है? तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इसरो का है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर की पूरी क्वेश्चन सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, इसमें जितने भी आपके वेल्डर ट्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो पूरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स आपका बीआरओ हो गया और आपका जो ओएनजीसी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कई सारे तो एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनका पेपर अवेलेबल भी नहीं है नेट पे, और बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको इधर उधर कहीं से क्वेश्चन ला रहे हैं। तो मैं ये जो है पीडीएफ जो है 1000 क्वेश्चन की टोटल पीडीएफ बनाया हूँ, इसमें 1000 क्वेश्चन है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो आपका ना निकलेगा। और इसको आप एक बार आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद जो है आप हमको मैसेज करिएगा, हमारी थ्योरी क्लास लीजिए, उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व करिए। इस पीडीएफ की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको आराम से अच्छे से निकलवा के पढ़िए। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगलन वेल्डन का उदाहरण है? तो मैंने 1000 बार अपने क्लासेस में बताया है कि फ्यूजन वेल्डिंग जो होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस वेल्डिंग ही होती है, ठीक है। पहली होती है ऑटोजीनियस, हिंदी में लिखते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी, ऑटोजीनियस, ठीक है। फिर आती है होमोजीनियस, फिर आती है हेट्रोजीनियस, इंग्लिश वही जा रहा है, हेट्रोजीनियस। तो देखिए होमोजीनियस के भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, यानी कि संगलन वेल्डिंग। तो होमोजीनियस में कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, रासायनिक वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को भी हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। आती रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो ऑटोजीनियस में है, बट फ्यूजन की अगर बात करें तो हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात जो है इसी में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेट्रोजीनियस में क्या आता है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। और इसमें ऑटोजीनियस में फ्रिक्शन हो गया, फोर्ज हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, ये सारी वेल्डिंग जो होती हैं वो ऑटोजीनियस में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्यूजन वेल्डिंग, तो आप ढूंढ लीजिए इसी में, होमोजीनियस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। रासायनिक वेल्डिंग, तो देखिए रासायनिक वेल्डिंग के अंतर्गत क्या आता है, थर्मिट वेल्डिंग आता है। थर्मिट वेल्डिंग में, रासायनिक वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, आप लोग इतनी क्लास लिए होंगे हमारी, तो कमेंट करिए। एक तो आती है गैस वेल्डिंग और एक आती है थर्मिट वेल्डिंग, ये रासायनिक वेल्डिंग के अंतर्गत आ गई। इस आर्क में क्या होता है, टिग अभी ऊपर ही बताए हैं, टिग, मिग और SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस में स्पॉट सीम प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनिएगा इसको जो भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्यूजन वेल्डिंग में हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है मेरे दोस्त कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संवलन वेल्डिंग का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में जो है ये गैस वेल्डिंग भी दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ये गैस वेल्डिंग हो गई और ये थर्मिट वेल्डिंग हो गई, ये दोनों वेल्डिंग या जो है किस में आ रही हैं, ये दोनों वेल्डिंग ही फ्यूजन वेल्डिंग में आ रही हैं। और देखिए आर्क वेल्डिंग भी दे दिया है, तो आर्क वेल्डिंग भी किस में आ रहा है, फ्यूजन वेल्डिंग में भी आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये इसके 3 ऑप्शन सही होंगे। अगर हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग को भी फ्यूजन के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग को भी, तो ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसके मिनिमम जो है वो 3 आंसर करेक्ट होंगे, बट कहीं कहीं रेजिस्टेंस वेल्डिंग को जो है वो नहीं मानता है, फिर भी जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग को आपको फ्यूजन में लेना है हर जगह। तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है। अगर इनको जो है यहाँ पे उदाहरण नहीं है बोला जाता तो आप प्रतिरोध वेल्डिंग टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध वेल्डिंग जो होती है वो ऑटोजीनियस में आती है, ठीक है। और कहीं कहीं जो है आप किसी विदेशी राइटर की बुक पढ़ेंगे तो वो लोग जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को होमोजीनियस वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग में ही जो जोड़ेंगे। जो आप इंडियन राइटर की बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है वो ऑटोजीनियस में ही मिलेगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये हो गया है। अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। संगलन वेल्ड के अंतर्वेशन का अनुपात क्या होता है। देखिए पेनिट्रेशन ऑफ फ्यूजन वेल्ड इज द रेशियो। आप देखिए पेनिट्रेशन होता क्या है, पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है
कि जैसे आप जब वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करते समय जैसे मान के लिए आपके पास कोई मोटी सी धातु हो गई, इसको आप लोग आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये कितनी गहराई तक जो है आपका जा पाता है वेल्ड मटेरियल, कितने अंदर तक जो है जा पाता है मटेरियल के, वो पेनिट्रेशन कहलाता है। पेनिट्रेशन मतलब होता है गहराई, कितनी गहराई तक आपका वेल्ड मटेरियल जो है फिल हो पा रहा है मटेरियल में, वो पेनिट्रेशन हो गया। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जोन वो होता है कि जितना भी जहाँ तक जो है आपका वेल्डिंग करते समय जितना मटेरियल आसपास पिघल जाए, वो पूरा फ्यूजन जोन होता है। देखे होंगे आप वेल्डिंग करवाते समय, तो करते तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेल्डिंग है, लेकिन उसके आसपास की धातु भी क्या होती हैं? पिघल जाती है, एकदम मुलायम हो जाती हैं कुछ देर के लिए। तो वो सारे जोन जो है वो फ्यूजन जोन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है पेनिट्रेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ वेल्ड रेशियो, तो ये होता है डेप्थ ऑफ वेल्ड थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल, यानी कि जो मेन मेटल होता है उसका थिकनेस और वेल्ड का जो डेप्थ होता है, गहराई होता है, उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है? पेनिट्रेशन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन का जो है आप ये याद रखेंगे, पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन बराबर होता है डेप्थ ऑफ वेल्ड, डेप्थ ऑफ वेल्ड बटे थिकनेस ऑफ बेस मेटल, ठीक है, थिकनेस ऑफ बेस मेटल, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। देखिए, अक्रिय गैस आर्क वेल्डिंग तो सबसे पहले समझिए इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। तो इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में कौन सा जो है सही है? तो देखिए, अक्रिय गैस जो वेल्डिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, ये हमने आपको थ्योरी में बहुत बढ़िया से बताया है। क्या? जब आप इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था? टिग और मिग दोनों वेल्डिंग बताया था, टिग और मिग, ये दोनों वेल्डिंग जो है वो इनर्ट गैस वेल्डिंग ही तो है, अक्रिय गैस ही तो वेल्डिंग है। किसमें? कौन कौन सी? हीलियम और आर्गन, ये दो अक्रिय गैस यूज की जाती हैं। तो इसका मतलब मिग वेल्डिंग को हम लोग कभी कभी CO2 वेल्डिंग भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थ्योरी आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो जो टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस, मेटल इनर्ट गैस, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? इनर्ट गैस हुआ, यहाँ पे भी इनर्ट गैस हुआ। तो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस वेल्डिंग के जब आप फायदे में जाएंगे तो ये वेल्डिंग जो है बहुत ही तेज होती है, बहुत जल्दी से जो है वेल्डिंग कर जाती है ये किसी भी मटेरियल को। उसके बाद इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग कैन बी मेटल कंसिडर्ड इम्पॉसिबल टू वेल्ड, ऐसे मटेरियल को भी हम लोग वेल्ड कर सकते हैं जो किसी अन्य वेल्डिंग मेथड से नहीं हो पाते हैं। तो इनर्ट गैस इसीलिए तो अब विकास ही किया गया था इनर्ट गैस का, कि जो मटेरियल हमारे नहीं वेल्ड हो रहे थे अन्य वेल्डिंग से। तो वो आप किसी भी वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो एक वेल्डिंग जो है हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों हम लोग 10 वेल्डिंग पढ़ते हैं, 10-12 वेल्डिंग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भाई कुछ वेल्डिंग जो है वो अलग मटेरियल के लिए नहीं परफॉर्म कर पाती है ना। हर आदमी के अंदर जैसे हर प्रकार का गुण नहीं होता है, तो उसी प्रकार से एक वेल्डिंग जो है वो हर मटेरियल को नहीं जोड़ सकती है। तो इसीलिए हर मटेरियल के लिए अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग वेल्डिंग बनाई गई। तो जो इनर्ट गैस बनाई गई वो असंभव मानी जाने वाली धातुओं को भी वेल्ड कर सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग प्रोड्यूस क्लीनर वेल्ड, यानी कि साफ सुथरा वेल्ड जो है ये बनाती है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इस अनुसार जो इसका सही आंसर हो जाएगा छठवें का, वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन प्रक्रिया उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग करता है? तो 10 बार बता चुके हैं कि उपभोज्य का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोड जिसमें क्या हो जाए? खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ट्रिक क्या बताए थे? मिग, मिग से होता है दोस्त मुलायम, मुलायम। अब मुलायम चीज़ क्या हो जाएगी? जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब मिग में क्या होता है? उपभोज्य इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे, तो MIG, ठीक है। टी की बात करें तो टी से क्या होता है? टाइट। तो इसमें क्या होता है? नॉन कंज्यूगेबल, यानी कि गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड। ये देखिए अगला क्वेश्चन इसमें आ भी गया है। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसरो में, इसरो जैसे संस्थान में। आप लोग को यही बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग PDF जो है, जो मैं नीचे दे रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन की, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड ही बस मत करना, इसको पढ़ के भी जाना आप लोग, ठीक है। और थ्योरी मेरी देखना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं फिर से जो है वो क्लासेस सही से कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य? तो आपको ठीक हमने आपको बता ही दिया है। तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग वेल्डन प्रक्रिया, जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा वेल्डन के लिए ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। देखिए,
ये वेल्डिंग जो है आपसे पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस हीट कहाँ पे होती है। देखिए थर्मिट वेल्डिंग के बारे में हमने आपको बताया था। सबसे पहले तो आपको ये देखना है केमिकल रिएक्शन। तो भैया केमिकल वेल्डिंग हमारी इसमें कौन कौन सी वेल्डिंग है? फोर्ज वेल्डिंग गलत, प्रतिरोध वेल्डिंग गलत, केमिकल मतलब रासायनिक वेल्डिंग। अभी हमने आपको क्लासिफिकेशन में ऊपर बताया था सारी वेल्डिंग, वो क्लासिफिकेशन आपने रट लिया अगर, तो आधे क्वेश्चन आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। गैस वेल्डिंग होती है, थर्मिट वेल्डिंग होती है। अब आपको तुक्का भी मारना है तो इसी दो में मारना है। तो आप थोड़ा सा गेस करिए कि थर्मिट वेल्डिंग में क्या होती है। थर्मिट वेल्डिंग जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें जो ऊष्मा होती है वो उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो वही पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है हम लोग हीट किस में प्रोड्यूस करते हैं, हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, किस वेल्डिंग से। तो वो जो है वो सिर्फ थर्मट वेल्डिंग से होती है। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग जो होता है वो रेल की पटरियाँ हो गई, या कोई हैवी बड़े बड़े जो है जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया, ट्रक के बड़े बड़े पार्ट्स हो गए, तो यानी कि बहुत मजबूत चीज़ हो गया, उसको हम लोग थर्मिट वेल्डिंग से जोड़ते हैं। और थर्मिट वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए 8 से 12 घंटे का समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने वेल्डिंग किया 5 मिनट में जो कंप्लीट हो जाएगा। तो मजबूत बनाना है तो कुछ देर तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए थर्मिट वेल्डिंग वाली प्लेलिस्ट में लेक्चर जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? धातुओं के दो टुकड़ों को एक करने की प्रक्रिया जिसमें एक अलौह मिश्र धातु को धातुओं के टुकड़े। आप देखिए जहाँ कहीं भी आपको नॉन मेटल आ जाए, नॉन फेरस आ जाए, सॉरी नॉन फेरस आपको कहीं भी आ जाए और उसको फेरस में ऐड कर, देखिए वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग परिभाषा ही यही है कि वेल्डिंग क्या है? किसी भी धातु को धातु से जोड़ना, धातु को अधातु से जोड़ना, अधातु को धातु से जोड़ने की प्रक्रिया ही जो है वो वेल्डिंग कहलाती है। तो जो धातुओं को धातु से जोड़ती हैं वो सारी हमारी अलग वेल्डिंग है। लेकिन जो अलौह धातु हो गई, यानी कि फेरस टू फेरस, अब अलौह मिश्र धातु को जो है वो धातुओं के टुकड़े से जोड़ने के लिए जो है हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वो ब्रेजिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेजिंग का टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सोल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 410 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, 210 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये क्या हो रहा है? लेंसिंग जो होता है, ये लेंस कर्तन लिखा हुआ है, बट लेंसिंग जो होता है ना, ये सीट मेटल में उपयोग किया जाता है। जो धातुओं की चादर होती है उसका टर्म है, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। जो लोग फिटर की क्लास हमसे ले रहे होंगे उनको ये जो है मैं बातें बता चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो भारी टुकड़ों जैसे ट्रकों, टूटी हुई मोटर, ढलाइयों, संयोजी दंडों आदि के वेल्डिंग। अभी हमने आपको बताया था कि रेल की पटरी हो गई, ट्रक की कनेक्टिंग रॉड हो गई, भारी भारी मोटे मोटे चीज़ हो गए, मजबूत चीज़ हो गए, तो उसको जो है मजबूती से वेल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको उसको आसानी से गैस वेल्ड कर देंगे छोटी सी दुकान पे ले जाके तो वो टूट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सी वेल्डिंग यूज़ करेंगे? आपको पहले ही बताए हैं कि आप लोग वहाँ पे जो वेल्डिंग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, कहाँ कहाँ? संयोजी दंड का मतलब होता है कनेक्टिंग रॉड। आई होप, हाँ, कनेक्टिंग रॉड जो है वो अगर जोड़ना हुआ, ठीक है, ब्रोकन मोटर की कास्टिंग जोड़नी हो गई, और उसके साथ साथ हैवी पार्ट्स सच एज ट्रक, जैसे ट्रकों के हैवी पार्ट्स यानी कि बहुत मजबूती वाले पार्ट होते हैं ना ट्रक के, तो उसके लिए जो है हम लोग थर्मिट वेल्डिंग आपको ध्यान देना कि जहाँ भी आपको लगे कि बहुत भयंकर हमको जोड़ बनाना है कि भैया ये टूटे ना ये, तो उसके लिए जो है आपको थर्मिट वेल्डिंग यानी कि हमारा ब्रह्मास्त्र है, आपको ये समझना है। 12 नंबर पे आइए हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म वेल्डन अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त वेल्डिंग तकनीकी क्या है? तो देखिए सूक्ष्म वेल्डिंग के लिए आप देखे होंगे कि कभी आपको छोटा से छोटा ऑपरेशन करना होता है तो आपको लेज़र वेल्डिंग प्रयोग करते हैं ना, तो उसी लिए मैंने आपको थ्योरी में भी आपको याद करवाया होगा कहीं ना कहीं, जो है हमने आपको पहले भी बताया है कि लेज़र वेल्डिंग को आपको ऐसे याद रखना है कि छोटी से छोटी वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए हम लोग लेज़र करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा बारीक बारीक हम लोग को अगर करना होता है ऑपरेशन, जैसे बोलते हैं ना पेट का ऑपरेशन हुआ तो लेज़र विधि से हुआ, तो इसीलिए जो है आपको ऐसे याद रखना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है इसमें वैक्यूम चैम्बर यूज किया, इसमें निर्वात होता है, ये निर्वात के लिए फेमस है। इसमें हम लोग निर्वात में जो है निर्वात जो है क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग वेल्डिंग करते हैं। आर्क वेल्डिंग के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, पहले बता दिए। थर्मिट वेल्डिंग हमने आपको बताया ही। सारी वेल्डिंग बहुत लिमिटेड और बहुत बेसिक सा सिलेबस है आपका, उसके बावजूद भी अगर आप लोग नहीं पढ़े तो फिर बेकार है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका?
वेल्डन ऑपरेशन के मामले में अपर्याप्त अंतर्वेशन का कारण देखिए, इंडिकेट पेनिट्रेशन इन केस ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशन विल लीड टू, देखिए वेल्डन ऑपरेशन में अपर्याप्त अंतर्वेशन का मेन कारण होता है कि क्रैक का फॉर्मेशन आपका हो गया, ठीक है। जब भी आपका क्रैक का फॉर्मेशन होगा तो जो है आपका वेल्डन अंतर्वेशन जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। अब क्रैक फॉर्मेशन का क्या होता है, जैसे जब वेल्डिंग हो जाती है ना, वेल्डिंग मान लीजिए यहाँ से यहाँ हुई, तो यहाँ छोटे छोटे पतले पतले क्रैक डेवलप हो जाते हैं यहाँ की जो एयर होती है उसको निकलने के लिए, तो फट टाइप का जाता है। जैसे ये वेल्डिंग हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ से हल्का हल्का इसमें दरारें बन जाएंगी, तो वही क्रैक डेवलप होता है, क्रैक इन फॉर्मेशन होता है, दरार का गठन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे, वेल्डन ऑपरेशन के बाद अवशिष्ट फ्लक्स को धातु की सतह से तुरंत हटाया जाना चाहिए, अन्यथा अवशिष्ट फ्लक्स की उपस्थिति से क्या बढ़ावा मिलता है। तो देखिए जो फ्लक्स होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि फ्लक्स जो होता है ना वो क्या करता है, हमको जंग से बचाता है, लेकिन कब, वो लगा होता है किसमें, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड के साथ वो पिघलता है, तो पिघलता है तो जब यहाँ से इलेक्ट्रोड हमारा निकलता है तो बाहर से ऑक्सीडाइजेशन ना होने पाए, बाहर की हवा आकर के यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ना बना दे, तब तक तो जो है वो काम करता है। लेकिन जैसे ही आपका ये फ्लक्स यहाँ पे वेल्डिंग हो गई आपकी, ठीक है, और फ्लक्स यहाँ पे पड़ा हो गया, रखा है, तो वो जो है वहाँ पे जंग बाद में लगा देगा रासायनिक अभिक्रिया करके, तो इसीलिए जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसीलिए जो है तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि फ्लक्स उपस्थिति से किसका बढ़ावा मिलता है, तो वो जंग को बढ़ावा मिलता है, संक्षारण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। डिफ्यूजन हो गया, क्रैक फॉर्मेशन हो गया, अंडर कट हो गए, ये सब आप जो है कास्टिंग डिफेक्ट हैं, तो कास्टिंग वेल्डिंग डिफेक्ट हैं, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स में आप लोग इसको जाके देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर पे क्वेश्चन पे। तो देखिए वेल्ड स्पैटर क्या होता है, तो वेल्ड स्पैटर क्या होता है, वेल्ड स्पैटर एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। ये सारे जो है ना, ये सारे ये वेल्डिंग डिफेक्ट ही हैं। अंडर कट भी जो है वो वेल्डिंग डिफेक्ट हो गया, डिफ्यूजन भी वेल्डिंग डिफेक्ट हो गया, क्रैक फॉर्मेशन भी वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग में जो भी हमारे नुकसान थोड़े बहुत गलत चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग वेल्डिंग डिफेक्ट बोलते हैं। तो वेल्डन दोष वही होता है। स्पैटर क्या होता है, छोटे छोटे कण के रूप में होता है स्पैटर, वही स्पैटर होता है। आप लोग देखोगे वेल्डिंग करते समय बहुत बारीक बारीक कण निकलते रहते हैं, तो स्पैटर होता है। वो क्या करता है कि मटेरियल में जाके जम जाता है थोड़े बड़े बड़े होकर के, तो उससे जो है दोष उत्पन्न हो जाता है, हमारी सतह जो है वो चिकनी नहीं रह पाती है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कर्तन प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त ज्वाला है। देखिए फॉर कटिंग ऑपरेशन द मोस्ट सुटेबल फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है वो सबसे मोस्ट और उपयुक्त ज्वाला होती है कर्तन प्रचालन के लिए, कटिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। न्यूट्रल भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, पर जब सबसे सुटेबल जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्या है, डैश डैश में वेल्डन के लिए फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे हम लोग फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए फ्लक्स का उपयोग जो है हम लोग कार्बन स्टील में नहीं करते हैं, ब्रास में हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन में भी करते हैं और ब्रॉन्ज में भी करते हैं, ठीक है। देखिए ब्रास और ब्रॉन्ज जो होता है इसका आपको कंपोजिशन कभी कभी पूछा जाता है। तो कास्ट आयरन में तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर 1.5% से अधिक कार्बन हुआ तो कास्ट आयरन हो जाता है ना। बाकी वो रॉट आयरन, पिग आयरन वो अलग होता है, इसमें परसेंटेज अलग होती है, लेकिन कास्ट आयरन 1.5 से ऊपर गया तो वो जो है वो कास्ट आयरन बन जाएगा, ढलवा लोहा बन जाएगा। अब जो पीतल होता है इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। इसमें क्या होता है, Cu प्लस टिन, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि देखिए ब्रॉन्ज में जेड है तो यहाँ पे जेड नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात आपको ये ध्यान देनी है। अब ब्रॉस में जेड नहीं है तो यहाँ पे आपका जेड आना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें कि पीतल किसका किसका मिक्सचर होता है, तो होता है कॉपर और जिंक। कॉपर दोनों में सेम होता है, टिन और जिंक में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ब्रॉन्ज में जेड है तो ऐसा नहीं करना है आपको कि कॉपर और प्लस आपको जिंक कर देना, नहीं, जेड और ये जेड कभी साथ में नहीं आना चाहिए, ये याद रखिएगा तो आपको नहीं भूलेगा कभी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, आम तौर में काला रंग पेंट किया जाता है। देखिए काला रंग जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का होता है, ठीक है, और जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है इसका कैसा होता है, इसका होता है मैरून। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए।
मैरून किसका होता है? और एसिटिलीन सिलेंडर का, ठीक। और ऑक्सीजन का कैसा होता है? ब्लैक होता है। उसके बाद आर्क वेल्डिंग में आर्क लंबाई जो होती है वो लगभग जो है कितनी होनी चाहिए? तो लगभग छड़ के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि डाया ऑफ द रॉड के बराबर जो है वो होनी चाहिए क्या? आपकी आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई, ठीक है। जितनी जो है आपकी व्यास है उतनी जो है आर्क की लंबाई होनी चाहिए। जैसे मान चलिए आपका जो है क्या हो गया, इस छड़ का व्यास हो गया, ये पूरी छड़ हो गई, ये इतना पूरा जो है ये व्यास हो गया, तो इतनी ही क्या रहेगी? आर्क की लंबाई इधर रहेगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इतनी क्या रहेगी? आर्क लेंथ रहेगी। 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर देखते हैं। अभी ऊपर बता चुके हैं ना ये कि ब्रेजन में पूरक धातु का गलनांक होना चाहिए। इन ब्रेजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल शुड बी, देखिए जो फिलर मेटल है ना वो कितना होना चाहिए? 420 से ऊपर। हमने आपको बताया था ना कि 410 से 800 तक हमने आपको बताया था, है ना। और 210 से किसका बताया था? 420 तक सोल्डरिंग का। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं। जो लोग अभी हमारी क्लासेस सारी देख लिए होंगे ना उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा देख के। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु के सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए माना जाता है? यानी कि पोरोसिटी को जो है वो कंट्रोल करता है। तो क्या होता है? गैस सॉल्युबिलिटी। गैस सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है? वो पोरोसिटी को जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 22 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डन का प्रकार नहीं है? तो देखिए आर्क वेल्डिंग का प्रकार आपको बताना है कि कौन सा नहीं। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हमने आपको बताया ही था, ठीक है। उसके बाद अब देखिए सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन के बारे में तो बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए कि कौन सा नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्लैग होता है ना ये भी जो है वो आर्क वेल्डिंग के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। हमने आर्क वेल्डिंग को आपको सबसे पहले ही बताया कि जहाँ पे हम लोग विद्युत यूज़ करेंगे, जब आप कहीं पे चार्जर वार्जर लगाते होंगे, प्लग लगाते होंगे विद्युत में, तो क्या स्पार्क बनता है। उसी स्पार्क से हम लोग क्या करते हैं? उसी स्पार्क को हम लोग आर्क बोलते हैं, उसी से हम लोग गर्म कर लेते हैं। और प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इसका पूरा नाम होती है, ठीक है। अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, नॉन ट्रांसफर और ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि इसी में जो है हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मा आर्क कटिंग का भी यूज हम लोग प्रयोग मिला देते हैं। देखिए इसमें से जो है एक को हम लोग जो है वो द्रव शीतित कर देते हैं। कुल छोड़िए यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या करिएगा, थ्योरी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की मैंने क्लास बनाई हुई है, उसको आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अब देखिए सबमर्ज हो गया, तो सबमर्ज का पूरा नाम क्या है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ भी आर्क आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आर्क हो गया, ये भी आर्क हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, ये है, तो ये भी आर्क हो गया। तो बचा क्या? वायु एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन बचा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अतप्त वेल्डन के लिए अनुकूल नहीं है? तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट सूटेड फॉर कोल्ड वेल्डिंग। तो देखिए इस्पात जो होता है ना आपका, वो कोल्ड वेल्डिंग के लिए कभी भी जो है वो सूटेड नहीं होता है। अब कोल्ड वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि कोल्ड वेल्डिंग हम लोग ब्रॉस को कर सकते हैं, सिल्वर को कर सकते हैं, गोल्ड को कर सकते हैं, लेकिन जो स्टील होता है ना उसको हम लोग कभी भी जो है कोल्ड वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड? तो जो थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। 24 हो गया आपका। 25 आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक पर वेल्डनीयता निर्भर नहीं करती? देखिए वेल्डनीयता जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट पर तो वेल्डनीयता निर्भर करती है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट पर इसलिए निर्भर करती है कि अगर कोई मटेरियल है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गल जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग वेल्डिंग क्या है, कम टेम्परेचर वाली वेल्डिंग प्रयोग करेंगे। कोई मान के चलिए कि क्या है, मान के चलिए कि वो क्या है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? टिग यूज़ करेंगे, यानी कि वो जो है वो गलनांक पे जरूर निर्भर करती है वेल्डिंग, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी पे भी निर्भर करती है, ठीक है। ऊष्मा चालक पर बिल्कुल बिल्कुल निर्भर करती है, थर्मल एक्सपेंशन पर भी निर्भर करती है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्वथनांक का यहाँ पे क्या मतलब है। भाई यहाँ पे हम कोई पानी थोड़ी उबाल रहे हैं। तो देखिए HAZ का अर्थ क्या होता है? HAZ का मतलब होता है हीट अफेक्टेड जोन,
हीट अफेक्टेड हो सकता है अपनी आपको पहले नहीं बताया होगा, बट हीट अफेक्टेड जोन होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीटेड एरिया हीट अफेक्टेड जोन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा 26 का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 27 पे। उच्च ऊष्मा चालित वाले पदार्थों का पिघलना है, यानी कि मटेरियल हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी आर मेल्ट। ऐसे मटेरियल जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाले हैं, उच्च ऊष्मा चालित वाले पदार्थ का जो पिघलना है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वो पिघलना है जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक, कहलाता नहीं है। मटेरियल हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी आर टू मेल्ट, देखिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होगी, यानी कि बहुत अधिक जो है वो ऊष्मा का चालन कर पाएगा, वो क्या होगा, पिघलना उसका जो है वो मुश्किल हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। विद्युत आर्क भट्टी में उत्पादित ऊष्मा के तापमान का मूलांक क्या है, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो है वो 6000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है वो टेम्परेचर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आर्क के केंद्र से इलेक्ट्रोड अग्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर्क टू द टिप इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड वाट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क की लंबाई जो है वो आर्क लेंथ होती है, ठीक है। आर्क के केंद्र से इलेक्ट्रोड अग्र तक की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ कहलाती है, ठीक है। यानी कि जैसे मान चलिए कि आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, तो इलेक्ट्रोड का ये अगला भाग हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड के अगला भाग से लेकर के ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी आर्क जनरेट हो रही है, ये आपकी आर्क हो रही जनरेट। ये आर्क जैसा नहीं तो फ्लेम जैसा बन गया है, बट आर्क का जो आधा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होती है, हमारी आर्क लेंथ होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे। आर्क वेल्डिंग मशीन किस प्रदाय का उपयोग करती है। देखिए तो आर्क वेल्डिंग जो मशीन होती है ना, वो एसी और डीसी दोनों का उपयोग करती है। आप हमारी क्लास देखेंगे, क्लास नंबर जो है मुझे नहीं याद है, बट आप थंबनेल में देखेंगे तो आर्क वेल्डिंग विविध, जब वो वाला आप क्लास देखेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी एसी भी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग डीसी भी यूज़ करते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ हैवी के लिए, कौन लो के लिए, कौन क्या होता है। तो आर्क वेल्डिंग में जो है वो क्या होता है, दोनों यूज़ होता है, एसी और डीसी दोनों यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जब हमारे पास क्या होता है एसी करंट होता है, मान लीजिए आपके घर में लाइट है, आपको डीसी वेल्डिंग करनी हो गई, तो आप क्या करेंगे, रेक्टिफायर का यूज़ कर लेंगे। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर का यूज़ करके हम लोग डीसी बना लेते हैं, कभी हमको डीसी की ज़रूरत होती है। अब 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे, तो ये पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप पेपर दे करके आएंगे तो हमसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और वेल्डर ट्रेड वालों के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।